गोपाल जोशी नालंदा स्कूल से क्लास 9 के अंदर साइंस के अंदर अपने टॉपिक पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना। उसके अंदर अपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल, यानी थॉमसन ने किस प्रकार से परमाणु की संरचना के बारे में बताया और रदरफोर्ड ने किस प्रकार से परमाणु की संरचना के बारे में बताया। उसके अंदर अपने थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके अंदर अपने बताया था कि रदरफोर्ड थॉमसन ने जो बताया था उसके अंदर उसने बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है धनावेश, और उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं। जो आपको तरबूज वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि तरबूज का जो लाल भाग है वो क्या है धनावेश है और इलेक्ट्रॉन क्या है उसके अंदर ऋण आवेशित कण है। उसी प्रकार से रदरफोर्ड ने क्या बताया था, तो उसमें उसने इलेक्ट्रॉन के विषय में बताया था थॉमसन ने, लेकिन धनावेश यानी नाभिक के बारे में नहीं बता पाया था। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु के केंद्र में केवल छोटा सा जो भाग होता है वही क्या होता है नाभिक होता है। उसी के अंदर क्या होता है संपूर्ण धनावेश उसका स्थित होता है यानी समावेशित होता है। अब अपने बात कर रहे हैं नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप की। उसने थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों के जो मॉडल के जो विशेषताएं हैं उनको इसमें सम्मिलित किया और अपना एक परमाणु प्रतिरूप दिया, जिसमें उसने ये बताया कि जो रदरफोर्ड ने जो बताया था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, तो इसने भी इसी बात को स्वीकार कर लिया कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है नाभिक होता है, जिसमें क्या होता है उसका संपूर्ण क्या होता है धनावेश समाहित होता है या स्थित होता है। लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। आपको पता है परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं, उसको वो बता नहीं पाया था। तो ये उसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी उसके मॉडल के अंदर, उसको इसने क्या किया सुधार किया। तो नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप के बारे में देखो, तो नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप सन 1913 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था? नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप सन 1913 के अंदर दिया गया था। अब उसने क्या बताया कि परमाणु के केंद्र के अंदर क्या होता है संपूर्ण धनावेश स्थित होता है यानी प्रोटॉन स्थित होता है। उसको क्या बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं नाभिक। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक निश्चित सकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षों में क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या है चक्कर लगाते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो इन वृत्ताकार कक्षों को यानी ये जो कक्षों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इन्हीं वृत्ताकार कक्षों को उसने क्या दिया कोश या ऊर्जा स्तर नाम दिया। क्या नाम दिया? कोश या ऊर्जा स्तर। कोश या ऊर्जा स्तर इनको बोलते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार इनके अंदर चक्कर लगाता रहता है और ये क्या कहलाता है कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। और प्रत्येक वृत्ताकार कक्षों के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसके अंदर जो कमी थी, जैसे रदरफोर्ड नहीं बता पाया, तो उसने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर या कोई भी वस्तु है वो किसी के चारों ओर अगर चक्कर लगा रही है तो लगातार उसकी ऊर्जा में क्या आनी चाहिए कमी आनी चाहिए और अंत में वो उसके अंदर क्या जानी चाहिए गिर जानी चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हुआ अंत में क्या होना चाहिए नाभिक के अंदर क्या हो जाना चाहिए गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसने बताया था जैसे अपने साधारण एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अपने म्यूजिकल चेयर खेलते हैं बच्चे, तो उसके अंदर वो एक ही कुर्सी के चारों ओर जब लास्ट में 2 जने रह जाते हैं तो एक ही कुर्सी के चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं। अब मान लो वो जो म्यूजिक सिस्टम है वो चलता रहे बंद नहीं हो तो अंत में वो थक के क्या हो जाएंगे गिर जाएंगे। यानी कोई भी वस्तु है वो अगर किसी के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो अंत में क्या उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी कमी आती हुई ऊर्जा ह्रास होता हुआ वो अंत में क्या हो जाएगी गिर जानी चाहिए, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लगातार इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार घेरे पर चक्कर लगाती है तो उसके ऊपर 2 प्रकार के बल कार्यरत होते हैं, जैसे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बोलते हैं उसको। जैसे अपने किसी धागे से पत्थर को बांध करके घुमाते हैं तो उसके अंदर पत्थर धागे से तभी तक घूमता रहता है क्योंकि अपने हाथ के साथ उसका क्या लगता है अभिकेंद्रीय बल, यानी जहां से धागा पकड़ा हुआ रहता है वहां केंद्र की तरफ क्या लगता है अभिकेंद्रीय बल और बाहर की तरफ क्या लगता है अपकेंद्रीय बल। अब यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल एक प्रकार से कैसे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ जो आकर्षित हो रहा है, ये जो माइनस और प्लस में जो आकर्षण बल है यानी ये नाभिकीय आकर्षण बल है, ये एक प्रकार से क्या है अभिकेंद्रीय बल। और उसी के बाहर स्थित कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर क्या लग रहा है इसके अंदर बराबर मात्रा में क्या लग रहा है प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो ये दोनों बल क्या होंगे मात्रा में मान में समान होंगे। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन उसी निश्चित कक्ष या उसी घेरे के अंदर क्या होता है लगातार चक्कर लगाता रहता है रोटेट होता रहता है। तो इस प्रकार से क्या है उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं कोश या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो ये लगातार इसके अंदर घूमते रहते हैं।
अब बात करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो कक्ष बने हुए हैं उन कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। वो कैसे पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, नाभिक के समीप वाला जो पहला जो घेरा है, वृत्ताकार घेरा है, उसके लिए n बराबर n का मान कितना होगा, n बराबर इसके लिए n का मान कितना होगा, 1 होगा। यानी इसके अंदर ये पहला घेरा है, इसके लिए n बराबर 1, इसके लिए n बराबर 2 और इसके लिए n बराबर 3। यानी ये पहला घेरा है, दूसरा घेरा है, तीसरा घेरा है और ये लास्ट वाला चौथा घेरा है, तो इसके लिए क्या आएगा, n बराबर 4। तो ये इस प्रकार से इनकी संख्या दी गई है और इसको इसने क्या किया, के एल एम एन, उसको क्या कर दिया, नाम दे दिया, के एल एम और एन। यानी जब के कक्षक की बात करें या के कक्षा की बात करें तो इसके अंदर इसने बताया कि प्रत्येक जो कक्षा है या जो ऊर्जा स्तर जो कोष है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। उस निश्चित का मान कितना होता है, उसके लिए एक सूत्र दिया इसने, 2n²। यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, 2n² के द्वारा क्या किया जाता है, एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले बात करें के कक्षा की, तो के कक्षा के अंदर बात करते हैं। तो के के अंदर सबसे पहले बात करें के कक्षा की, के कक्षा की अगर बात करें तो के के अंदर सबसे पहले सूत्र में क्या आएगा, 2n²। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n का मान कितना है, पहला घेरा है तो पहले के लिए k के लिए n बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2n²। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना आएगा, n के स्थान पे 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। तो 2 × 1 बराबर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी नाभिक के समीप वाला जो पहला घेरा होगा, पहली वृत्ताकार कक्षा होगी, उसके अंदर हमेशा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 2। यानी यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। तो ये इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर बात कर रहे हैं इसके अंदर के के बाद एल की, तो एल कक्षा के लिए कितना आएगा, n बराबर n का मान कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे n बराबर कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया, 4। तो 2 को 4 से गुना की तो कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी जो दूसरा घेरा है नाभिक के समीप का, पहले घेरे के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। दूसरे घेरे के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8। इसी प्रकार से m और n की, m के अंदर कितनी आएगी वैल्यू, उसके अंदर n कक्षा के अंदर, यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 3। वही वापस n के स्थान पे सूत्र में अपने को क्या लिखना है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर 9। 2 को 9 से गुना की, यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले के अंदर के अंदर कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट जो है एम के अंदर कितने आ सकते हैं, 18। यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ सकती है, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उसके बाद भी जो कक्षा है, जैसे मान लो n है, तो n के अंदर कितनी आ सकती है, तो n के लिए और निकाल लेते हैं। n के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो 2 × 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 32। तो यहाँ पे जो सबसे बाह्यतम है, n जो घेरा है, n जो कक्षा है वो सबसे क्या है, बाह्यतम है। उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन क्या आ सकते हैं, अधिकतम इसके अंदर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, उसके अंदर प्रत्येक कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अलग अलग है। अब अपने बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा n जो कक्षा है वो सबसे बाह्यतम कोष है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना हो गया, 4 सबसे बाहर वाला है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे n का मान कितना आ गया, 4। यहाँ पे सूत्र में रखा 2n² है अपने, तो 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो 2 × 16 बराबर कितने आ गए, 32 इलेक्ट्रॉन। यानी बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से अलग अलग कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र से अपने को पता चल जाता है। पहले में 2 आते हैं, अगले में 8 आते हैं, फिर 18 और 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब अपने बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर, यानी ये जो है निम्न ऊर्जा स्तर के वाला जो एकदम नाभिक के समीप है,
n बराबर 1 है जिसका मान, ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में किस प्रकार से गति करता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो अपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक है वो क्या होता है, केंद्र भाग में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो घेरा है जिसको n बराबर क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, यानी n बराबर 1 नाम क्यों दिया, क्योंकि ये क्या है, सबसे समीप है, और इसका नाम क्या दिया है, k। और इसके बाहर वाली कक्षा n बराबर 2 के लिए क्या है, l कक्षा, इसको नाम दिया है। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चारों ओर गति करता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उच्च ऊर्जा स्तर में जब जाएगा तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ मात्रा में क्या चाहिएगी, ऊर्जा चाहिएगी, क्योंकि ये केवल और केवल इसके अंदर तो तभी तक रह सकता है जब तक ये इसके अंदर एक समान ऊर्जा के अंदर, ये समान ऊर्जा के कक्षा के अंदर क्या कर सकता है, गति कर सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करेगी, ऊर्जा की क्या रहेगी, आवश्यकता रहेगी। ये ऊर्जा की आवश्यकता वो कहाँ से पूरी करेगा, बाहर से पूरी करेगा, यानी प्रकाश, उष्मा वगैरह ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करके ये क्या करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर यानी K से किसमें चला जाएगा, L के अंदर चला जाएगा। ये यहाँ पे क्या करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। यानी जब भी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन को गति करवानी है या गमन करवाना है तो उसके लिए उसको बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वो बाहर से ऊर्जा प्रकाश, उष्मा वगैरह के रूप में ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषित करके क्या करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर अपने बात करते हैं कि उच्च ऊर्जा स्तर से भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर यानी L से किसमें आएगा, K के अंदर। तो उसके लिए भी उसको क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी वो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा ज्यादा है और इसकी ऊर्जा क्या है, कम है। तो वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने के लिए क्या करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, यानी ऊर्जा का त्याग करेगा। तभी वो क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के रूप में आएगा। यानी ये यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और ये वापस इस साइड में जब आने का प्रयास करेगा, यानी उच्च से वो किसमें जा रहे हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में, तब वो क्या करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ये ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन जो नाभिक के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसको क्या करते हैं, रेखिक स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाते हैं, यानी ऊर्जा के एक बॉन्ड के रूप में, ऊर्जा की लाइनों के रूप में उसको दिखाते हैं। इसको रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कितनी ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में गया है, या इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कितनी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करके या त्याग करके निम्न ऊर्जा स्तर यानी K के अंदर आया। तो ये अपने लास्ट इसके अंदर पॉइंट देखा था कि नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप में, आपको एक बार कहूं तो रिपीट करवा देते हैं इसके अंदर। तो पहला था, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, जो रदरफोर्ड ने बताया था उसी प्रकार से इसने बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें संपूर्ण धनावेश या प्रोटॉन स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन लगातार कक्षा के अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इन कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र आपको बताया था 2n स्क्वायर से, उससे अपने ज्ञात कर सकते हैं कि पहले कक्षा के अंदर कितनी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे L के अंदर कितने आएंगे, 8, उससे बाहर 18 और उसके बाद 32। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और अंत में उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसको ऊर्जा का क्या करना पड़ता है, अवशोषण करना पड़ता है, और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उसको ऊर्जा का क्या करना पड़ता है, उत्सर्जन करना पड़ता है। और उसको उसने क्या किया, रेखिक स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाया, यानी रेखाओं के द्वारा पता चलता है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है और उत्सर्जन कर रहा है, उसको इसने स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाया। तो इस कार्य के लिए नील्स बोर को इस परमाणु प्रतिरूप के लिए सन 1922 के अंदर रसायन विज्ञान की जो शाखा है RUTSC, उसने इसको क्या किया, नोबेल पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार से इसको क्या किया, सम्मानित किया। तो इस प्रकार से नील्स बोर को क्या है 1922 के अंदर इस परमाणु प्रतिरूप देने के लिए क्या मिला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है। तो ये तीनों प्रतिरूप अपने पढ़ दिए, थॉमसन का, रदरफोर्ड का और नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप।